गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा था। संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब विशेषण, विशेषण किसे कहेंगे? यानी जो संज्ञा और सर्वनाम है उनकी अगर हम विशेषता बताएं तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। आपको ये याद रखना है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। अब ये विशेषता जो है वो कोई सी भी हो सकती है, कोई अच्छे गुण भी हो सकते हैं, बुरे गुण भी हो सकते हैं। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि विशेष्य, विशेष्य क्या है? आपको अगर परिभाषा में पूछ ले कि विशेष्य क्या है, तो जो ये संज्ञा और सर्वनाम है उसे ही हम क्या कहते हैं? विशेष्य। और अगर इसकी परिभाषा लिखे तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, किन शब्दों की बता रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की, तो वही क्या है? विशेष्य। एक शब्द और आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बता रहे हैं वो क्या है? विशेषण है। और अगर हम उस विशेषण की भी विशेषता बताएं, विशेषण की भी विशेषता बताएं तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता, जैसे सोहन अच्छा लड़का है। एक ये वाक्य है और एक ये है सोहन बहुत अच्छा लड़का है। अब इस वाक्य के अंदर आपको अगर पूछे कि विशेष्य क्या है तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? सोहन की। तो सोहन क्या है? विशेष्य है। फिर विशेषण, सोहन की विशेषता क्या है? वो अच्छा लड़का है। क्या है? अच्छा लड़का है। तो ये क्या हो जाएगा? उसका विशेषण हो जाएगा। और सोहन क्या है? विशेष्य है। अब आपको ये देखना है कि प्रविशेषण क्या है। तो विशेषण की भी विशेषता बताए तो विशेषण क्या है? अच्छा। और अगर इस अच्छे के आगे और कुछ लिख दिया तो बहुत अच्छा, तो ये क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। समझ में आ गया आपको? यानी जिन शब्दों की हम विशेषता बता रहे हैं वो शब्द क्या है? विशेष्य है। जो विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण है। और विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो वो क्या है? प्रविशेषण है। आप इसे नोटबुक में नोट कर लेना अच्छी तरीके से। अब आगे पढ़ते हैं। जिस तरीके से संज्ञा और सर्वनाम के भेद थे उसी तरीके से विशेषण के भी भेद हैं। विशेषण के मुख्य रूप से 5 भेद है। मुख्य रूप से 4 ही होते हैं, लेकिन आपकी बुक में एक और दे रखा है तो 5 होते हैं। जिस तरीके से हमने सर्वनाम के ट्रिक याद की थी अपना सपना, उसी तरीके से विशेषण के लिए भी एक ट्रिक है। आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहना। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति। क्या ट्रिक है? सर्वगुण संपन्न व्यक्ति। अब इसमें आपको छांटना है सर्व। सर्व से क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। गुण से हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। स से हो जाएगा संख्यावाची विशेषण। प से है परिमाणवाचक विशेषण। और व्यक्ति से व्यक्तिवाचक विशेषण। समझ में आ गया? सर्व से क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। गुण से हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। स से है संख्यावाची विशेषण।
प से परिमाणवाचक विशेषण और व्यक्ति से व्यक्तिवाचक विशेषण। अब सार्वनामिक यानी जो सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसके रूप में प्रयोग में हो रहा है? विशेषण के। अब आप कहोगे कि सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, लेकिन जब वाक्य के अंदर सर्वनाम भी आए और संज्ञा भी आए, दोनों ही चीज एक साथ आए, तो वहाँ कौन सा विशेषण होता है? सार्वनामी। यानी पहले क्या आएगा? सर्वनाम आएगा और उसके बाद क्या आएगा? संज्ञा आएगी। दोनों ही जब एक साथ आते हैं तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। अगर खाली संज्ञा है तो वो संज्ञा कहलाती है और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है तो वो सर्वनाम कहलाता है। लेकिन जब दोनों एक साथ आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण है, वह गाय मेरी है। अब यहाँ इस वाक्य में देखो, वह क्या है? सर्वनाम है और गाय क्या है? संज्ञा है। जब दोनों ही एक साथ प्रयोग में आ रहे हैं तो इसीलिए ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। उसी तरीके से गुणवाचक। गुणवाचक में क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, गुण का मतलब खाली गुण नहीं होता है, वहाँ अवगुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं। तो गुण, दोष, रंग, रूप आदि का बोध कराए वो क्या है? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि आपके बुक में बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। तोते की चोंच लाल है। तोते की चोंच लाल है। अब इसके अंदर देखो, तोता, तोता क्या है? विशेष्य है, संज्ञा है और उसकी किसकी विशेषता बता रहे हैं? ये चोंच की। किसकी? चोंच की। कैसी है चोंच? लाल है। तो इसीलिए इस वाक्य के अंदर जो विशेष्य है वो कौन सा हो जाएगी? चोंच हो जाएगी। और लाल उसका क्या है? विशेषण। लाल क्या है? एक रंग है, इसीलिए ये कौन किस में चला जाएगा? गुणवाचक विशेषण में चला जाएगा। इसी तरीके से गुणवाचक में है, गंदे लड़कों के साथ मत खेलो। कौन से लड़कों के साथ? गंदे। तो गंदे क्या है? विशेषण है। संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें संख्याओं का बोध हो। अगर हमें फिक्स संख्या का बोध हो रहा है तो वो निश्चित संख्यावाची है, और अगर हमें फिक्स संख्या का बोध नहीं होता है, कुछ कोई इस तरीके से शब्द प्रयोग में लेते हैं, तो वहाँ अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे उदाहरण है, 3 हाथी, कुछ हाथी। अब यहाँ पर गिने हुए हैं कितने हाथी है? 3। तो ये क्या है? निश्चित संख्यावाची। और जहाँ पर गिने हुए नहीं है वो क्या है? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। इसी तरीके से परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है? जिन संख्याओं को हम गिन नहीं सकते हैं, क्या करते हैं? मापते हैं, तोलते हैं और नापते हैं। अब मापना कैसे नापते हैं? किलोमीटर में, मीटर में। और नापते कैसे हैं? लीटर में। तो ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे हम कहें कि 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, थोड़ा सा दूध। अब यहाँ पर थोड़ा सा कितना पता नहीं हमें कितना है, तो ये कौन सी संज्ञा, ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन अगर हम ये कहें कि 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध यानी फिक्स है 1 लीटर ही देना है, तो वो कौन से विशेषण हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी तरीके से व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या होता है? किसी स्थान विशेष के नाम से उस व्यक्ति की विशेषता बन जाती है। जैसे कि बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है, यानी जो साड़ी है वो कहाँ की है? बनारसी। तो यहाँ एक व्यक्ति विशेष के, उस स्थान विशेष के नाम से उस साड़ी की प्रसिद्धि है, इसीलिए वो कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। इसी तरीके से इलाहाबादी अमरूद, आगरे का पेठा आदि। तो आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि विशेषण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या है? संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। और प्रविशेषण क्या है? विशेषण की भी विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। मुख्य रूप से
कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। इसे इस ट्रिक से याद करना है। सर्वगुण संपन्न, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाची, परिमाणवाचक और व्यक्तिवाचक। इस तरीके से आपको आपकी बुक के अंदर जो एक्सरसाइज दे रखी है उसे सोल्व करना है। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डियर 5th क्लास। तो आज हम हमारा ईवीएस में जो पीछे वाला जो हमारे लेसन स्टार्ट हो रहे हैं, सेकंड टॉपिक, जैसे कि आपकी ईवीएस में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, आगे के जो 15 लेसन है आपके वो साइंस से रिलेटेड है, और जो पीछे के 16 से जो चैप्टर हमारे स्टार्ट हो रहे हैं वो सोशल स्टडी से रिलेटेड है। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर जो हमारा 16 है जो सोशल स्टडी से रिलेटेड है तो वो हम स्टार्ट करेंगे, और हमारे जो टॉपिक का नेम है वो है आवर प्राइड। जो हमारे कंट्री के गौरव हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। वैसे ये सारे नेम्स आपने सुने हुए होंगे जो हमारे लिए, उन्होंने हमारे कंट्री के लिए कुछ ऐसा किया है जिससे वो हमारे देश का गौरव बने हैं, और आज भी हम उनको एज अ लेसन पढ़ रहे हैं और उनको सब याद करते हैं, और कंट्री में उनका नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है। ओनली सिर्फ कंट्री में नहीं बल्कि आउट ऑफ दिस ऑल वर्ल्ड में हम उनको एज अ गौरव, एज अ प्राइड याद करते हैं। तो उनके बारे में जानते हैं कि आपके लेसन में कौन कौन से ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनको इन लेसन में इंक्लूड किया हुआ है, और आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है। देखिए, जो हमारा फर्स्ट नेम है वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। वैसे आपने शायद नाम सुना हुआ होगा, फिर भी चलिए जानते हैं इनके बारे में कि डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे और इनका क्या योगदान था, इन्होंने क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से हम इनको आज भी याद करते हैं और इनका नेम हम गर्व से लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई एक महान साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे हमारे देश के। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इनको क्या कहा जाता है? हमारे भारत के फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, है ना, जो हमारा अंतरिक्ष का जो प्रोग्राम था उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए, ऐसे काम किए जिनकी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ही वॉज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ अ साइंटिस्ट, एन इन्वेंटर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ विजनरी। यानी कि वो एक वैज्ञानिक तो थे ही, साइंटिस्ट तो थे ही, पर उसी के साथ साथ इनोवेटर, है ना, क्रिएटिव, कुछ नया बनाने वाले, आविष्कारक, है ना, कुछ नया इन्वेंट करने का उनके अंदर पावर था। इंडस्ट्रियलिस्ट थे कि इंडस्ट्रीज वगैरह उनके वो उसके क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया था। और उसके बाद विजनरी, है ना, कल्पनाशील दिमाग, है ना, कुछ थॉट्स सोच सकते हैं। कुछ भी नई चीज़ इन्वेंट कौन कर सकता है कि जिसके माइंड में न्यू थॉट्स आए, कुछ नया सोच सके, कुछ क्रिएटिव सोच सके, तो वो ही कुछ नई चीज़ बना सकेंगे। तो उनका विज़न ऐसा ही था कि वो इमेजिन कर सके कुछ ऐसा, तो जिसकी वजह से उन्होंने, वो सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं थी, एक आविष्कारक भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और विजनरी भी थे। तो ही फाउंड आउट द सोल्यूशन ऑफ मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। तो उन्होंने यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से रिलेटेड, है ना, जो हमारे अंतरिक्ष से रिलेटेड चीज़ होती है ना, सोलर सिस्टम से रिलेटेड, तो वो उन प्रॉब्लम्स के उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सोल्व किए थे। ही गेव आवर कंट्री अ न्यू डायरेक्शन इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। तो उन्होंने हमारे कंट्री को एक नया डायरेक्शन दिया एनर्जी के फील्ड में। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, है ना, तो ऊर्जा, एनर्जी के फील्ड में उन्होंने हमारी कंट्री को एक न्यू डायरेक्शन दिया। मेड यूनिवर्स अफोर्ड फॉर इट्स पीसफुल यूज़ की एनर्जी का जो पीसफुल यूज़ कैसे हो सकता है? पीसफुल में शांतिपूर्वक, है ना, शांतिपूर्ण उसका हम किस तरह से एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। ही फाउंडेड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से एग्जाम्स में, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने करी? तो ये देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किसकी स्थापना करी थी? ही फाउंडेड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको जो ये लेसन में ड्यूरिंग लेसन ये जो हम छोटे छोटे से क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप अंडरलाइन करिए इनको और
फिर बाद में आप इनको लर्न कीजिएगा। He was not only a scientist of top rank, but he also showed keen interest in art, education and social work। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि ये एक साइंटिस्ट तो थे ही थे, पर उसके अलावा उनको किन किन बातों में बहुत इंटरेस्ट था, आर्ट में है ना, कला, एजुकेशन एंड सोशल वर्क। तो वो सोशल वर्क के लिए भी टाइम निकालते थे, आर्ट के लिए भी, और एजुकेशन के फील्ड में भी उनको बहुत इंटरेस्ट था। तो ये देखिए हमने किसके बारे में पढ़ा है, विक्रम साराभाई। तो इनसे रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपने अच्छे से रीड करी है, आप फिर से इसको रिवाइज कीजिए। अब देखिए हम हमारे सेकंड नेम देखते हैं। सेकंड नेम कौन सा है हमारे पास, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो ये भी हमारे एक साइंटिस्ट हैं। देखते हैं इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। एज अ चाइल्ड होमी वॉज शॉर्ट ऑफ स्लीप, यानी कि जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जब छोटे थे तो उनको नींद पूरी कंप्लीट नहीं होती थी, उनको नींद निकालने में प्रॉब्लम होती थी, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो स्लीप लेते थे। हिज पेरेंट्स वॉज मच वरीड अबाउट इट। तो इस रीज़न की वजह से उनके पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते थे कि उनके बच्चे की नींद कंप्लीट नहीं होती है। इवन द डॉक्टर्स कुड नॉट डायग्नोस इट्स कॉज, और डॉक्टर्स ने भी सारे चेकअप्स करने के बाद में भी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते कम्प्लीटली। दे सेड दैट देयर चिल्ड्रन वॉज परफेक्टली फिट, और जब डॉक्टर ने उनको डायग्नोस किया तब ये रिजल्ट निकाला कि आपका जो चाइल्ड है वो परफेक्टली ऑल राइट है, कोई भी उनके फिजिक में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी बॉडी में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो परफेक्टली फिट है। In fact, they told that the child is so sharp that the flow of thoughts continuously goes on in his mind। और डॉक्टर्स ने न सिर्फ ये नहीं कहा कि आपका बच्चा फिट है, बल्कि ये भी कहा कि आपका बच्चा बहुत शार्प माइंडेड है ना, बहुत ब्रिलियंट है, और उसके माइंड में अच्छे अच्छे न्यू थॉट्स आ रहे हैं, वो सोच रहा है। तो उसके माइंड में किसी तरह की जब नींद की कमी होती है ना, तब हो सकता है कि किसी के माइंड में इसका कुछ ऐसा इफेक्ट होता है ना, नेगेटिव इफेक्ट होता है। अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती है तो आपका माइंड थोड़ा कम काम कर जाता है। पर जब डॉक्टर्स ने उनको डायग्नोस किया तो ये क्लियर किया कि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनकी नींद कंप्लीट नहीं भी हो रही है फिर भी वो फिजिकली बिल्कुल फिट है, और उनके माइंड में न्यू थॉट्स वगैरह किसी तरह का कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आफ्टर दिस हीज पेरेंट्स ड्रू हीज अटेंशन टू द स्टडी ऑफ साइंस। जब उनको डॉक्टर्स ने ऐसा कहा कि उनका बच्चा बहुत शार्प है तो उन्होंने उनको किस सब्जेक्ट में स्टडी करवाई, साइंस में। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन फिजिक्स, उनको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, फिजिक्स में। बट हीज पेरेंट्स वांटेड टू सी हिम एज एन इंजीनियर, उनके पेरेंट्स उनको क्या बनता हुआ देखना चाहते थे, एक इंजीनियर। सो ही गेन्ड हायर एजुकेशन एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये देखिए इस यूनिवर्सिटी का नेम कि कहाँ से उन्होंने एजुकेशन ली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वो उनके जो पेरेंट्स थे वो उनको एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको अटेंड करवाई। ही डिस्कवर्ड मेसन द हैवी इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉस्मिक रेज। उन्होंने क्या डिस्कवर किया, डिस्कवर मीन्स आविष्कार, ही डिस्कवर्ड, उन्होंने आविष्कार किया मेसन। मेसन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉस्मिक रे, आकाश से आने वाली रेज होती है ना, जैसे आप देखते हो सूरज से अलग अलग तरह के है ना, सन से आने वाली सनलाइट्स होती है, तो जो हमारे यूनिवर्स से जो रेज आती है उनमें से एक कॉस्मिक रेज है। तो उनके बारे में उन्होंने ये चीज़ इन्वेंट करी, डिस्कवर करी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ही बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। जैसा कि देखिए पैराग्राफ में छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, जो सारे नेम्स बीच में आ रहे हैं उनको भी ध्यान में रखिए। कि देखिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है, वो फर्स्ट डायरेक्टर थे किसके, ही बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, है ना, तो अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन पे। ड्यूरिंग हिज टेनर ही लेड एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ इंडियन अपैरेटस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, कि जब उनका कार्यकाल था, जब वो डायरेक्टर थे वहाँ के किसके थे डायरेक्टर, वो इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो जब तक वो डायरेक्टर रहे, इस पोस्ट पर रहे, तब तक उन्होंने नए नए
हमारे इंडिया के लिए, है ना, किस बात पर जोर दिया, नए नए इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं, है ना, कि किस तरह से हमारे कंट्री में वो न्यू न्यू टेक्निक्स, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे कंट्री के लिए हेल्पफुल हो सके, सो दैट इंडिया कुड बिकेम सेल्फ डिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, कि जो हमारी कंट्री है वो साइंस के फील्ड पर इंडिपेंडेंट हो सके। एस्टैब्लिश 3 एटॉमिक रिएक्टर्स, उन्होंने 3 एटॉमिक रिएक्टर बनाए, इस्टेब्लिश किए। देखिए उनका नेम्स देख लेते हैं हम यहाँ पे, अप्सरा, साइरस, जैकिना, ये तीनों किसके नेम से, एटॉमिक रिएक्टर्स के। ही एम्फेसाइज्ड द पीसफुल यूज ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, तो उन्होंने किस पर जोर दिया, एम्फेसाइज्ड, जोर दिया उन्होंने किस बात पर, कि जो एनर्जी है उसका यूज़ कैसे होना चाहिए, पीसफुल यूज ऑफ मॉलिक्यूलर होता है, मॉलिक्यूलर मीन्स बहुत छोटा अणु, है ना, जिससे एनर्जी डेवलप होती है, तो उसका पीसफुल यूज होना चाहिए। इन हीज ऑनर, और उनके सम्मान में द एटॉमिक सेंटर ऑफ ट्रॉम्बे वॉज नेम्ड एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और जहाँ बॉम्बे में एक रिसर्च सेंटर है, बॉम्बे के ट्रॉम्बे एक फील्ड है वहाँ पर, तो जो एटॉमिक सेंटर है उसका नेम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेम पर भाभा एटॉमिक सेंटर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा ये चैप्टर अभी और भी कंटिन्यू करना है हमको, तो जब तक आप इन दोनों नेम्स को अच्छे तरह से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे कल पाठ 6 बीज बना पौधा, बीजों के द्वारा पौधा कैसे बनता है इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। जैसे कि कुछ पौधे होते हैं जो तो बिना बीजों के ही क्या है कि बारिश के समय में अपने आप ही उग जाते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कि हमें जमीन के अंदर बीज डाल करके उसमें खाद पानी वगैरह हम डाल करके उसको क्या करते हैं, उसका पौधा तैयार करते हैं। इसी प्रकार से कल हम पढ़ रहे थे कि पौधे का कौन सा भाग होता है जिसको कि हम खाने के उपयोग में लेते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं पौधे के, भाग कौन से होते हैं, जड़ होते हैं, तना होता है, पत्ती होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, ये होते हैं, है ना। तो अब इसके कौन कौन से भाग हैं, किस पौधे के कौन से भाग को अपन खाते हैं। जैसे चावल का मैंने बताया था कल आपको कि चावल के अपन बीज खाते हैं, सेब का था तो सेब का क्या है कि अपन उसका फल खाते हैं। इसी प्रकार से गाजर है, गाजर की क्या करते हैं हम मूल, जैसे कि उसकी जड़ से जमीन से निकलता है और उसको खाते हैं अपन। बाजरा इसके बीज को खाते हैं। मूली ये भी क्या है कि कंद है, जमीन से निकलता है, इसलिए अपन इसके क्या करते हैं, इसके जड़ को खाते हैं। प्याज है, प्याज क्या है, प्याज भी जमीन के अंदर से ही निकलता है। इसी प्रकार से अब हम अपन आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि अपन किसी पौधा उगा हुआ है ना, जैसे कि अपन चने के पौधे का एक उदाहरण ले लेते हैं, उसको अगर अपन बाहर निकालेंगे, चने के पौधे को अपन छोटा सा है उसको उखाड़ के बाहर देखेंगे तो क्या है कि उसमें छोटी छोटी वो निकली हुई रहती है, जड़ों टाइप, है ना। तो वो क्या है, वो उसकी जड़ें कहलाती है। अगर उसको अपन पुनः वापस उसके अंदर जमीन में डाल देते तो वो पौधा क्या होता है, गति करने लगने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे बीजों का अंकुरण, यानी कि बीजों का अंकुरण किस प्रकार से होता है और अंकुरण होने के पश्चात क्या बनता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे बुक में भी आपके वही है कि जैसे कि अपने हिंदू संस्कृति के अंदर एक त्योहार आता है बच्छ बारस वाला, उस दिन अपन गाय की पूजन भी करते हैं और अपने घर के अंदर जैसे चने वगैरह यही बनाते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं कि अपन रात को क्या करते हैं, भिगो करके रखते हैं, चने को भी भिगोते हैं और मूंग को भी भिगोते हैं। जब अपन सुबह देखते हैं, भिगो कर रात भर बीत जाते हैं, सुबह अपन देखते हैं तो क्या होता है कि उनमें क्या परिवर्तन आता है, उन दानों में क्या होता है ना, उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। इसके अंदर भी यही उदाहरण दिया हुआ है। इसमें क्या हुआ, इसमें उदाहरण था कि उन्होंने क्या करा कि उन दोनों को भिगो करके रख दिया। भिगोया किसने उन्होंने, जैसे कि उन्होंने एक कपड़े में, एक सूती कपड़े के अंदर दोनों चीजों को बांध करके रख दिया। बांधने के पश्चात जब उन्होंने सुबह उठ करके देखा तो एक तो क्या हो गए, वो फूटने लगे। जब उनको रात को भिगोने से पहले था तो वो क्या थे, कठोर थे, साबुदाने थे, इसलिए वो क्या थे, कठोर थे। सुबह जब वो भीग गए तो क्या हो गए, थोड़े से नरम बन गए थे, जिसको कि अपन आसानी से चबा सकते हैं। और बाद में जैसे कपड़े वाले में जो थे उसमें क्या है कि जैसे छोटी छोटी धागों के समान थोड़े थोड़े रेशे निकल आते हैं, दाना फट जाता है और रेशे
बनता है। अगर अपन उस चीज को अपन क्या करेंगे कि चने को है या किसी भी बीज को है जमीन के अंदर अपन डाल देंगे, है ना, फिर उसको देखेंगे कि तो उसमें क्या है, उसमें भी इस प्रकार से पहले रेशे निकलते हैं और उसके बाद में उसकी जड़ें बनती है। जमीन में वो जो रेशे होते हैं ना वो मिट्टी को पकड़ते हैं, उसके बाद में क्या होता है, वो पौधा बाहर निकलता है। तो ये कहलाता है बीजों का अंकुरण, और अंकुरण के द्वारा ही पौधा बनता है। अब देखिए इसके अंदर अपने को नीचे उदाहरण दिया हुआ है। मूंग में बाद में मूंग का पौधा बनेगा, इसको ही अंकुरण कहते हैं। रेशे के बाद में जो पौधा होता है, उदाहरण के लिए देखिए एक कटोरी लेकर उसमें मूंग, चना, मोठ कुछ दाने लीजिए, एक कटोरी को पानी में भर करके रख देंगे। अपन इस कटोरी के अंदर मूंग भर के रख दिए और पानी भी हमने इसके अंदर भर दिया। फिर आता है दूसरी कटोरी में एक गीले कपड़े के अंदर, यानी कि इस गीले कपड़े के अंदर बांध करके हमने मूंग, चने वगैरह रख दिए, और एक कटोरी के अंदर अपन ने क्या किया, साबुत चने वगैरह रख दिए इसके अंदर। ठीक है, फिर एक दूसरा है, ये तीनों चीजें अपन ने रख दी है। अब देखते हैं जैसे कि पहली वाली कटोरी के अंदर दूसरे फर्स्ट दिन में क्या परिवर्तन आया। अपन ने भिगो कर रख दी, 4 दिन तक इसको अपने को देखना है। तो पहला दिन है कटोरी में जैसे क्या होगा, इसमें अपन ने क्या करा था, पानी भर के रखा था, तो इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट दिन कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि वो दाने अभी तक कठोर है। इस वाले में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि उनके बीजों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और थर्ड वाले में क्या है, इसमें तो क्या है, साबुत पड़े थे, तो इसके अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब अपन देखते हैं दूसरे दिन। दूसरे दिन क्या होता है कि फर्स्ट कटोरी में क्या था, पानी भरा हुआ था, पानी में दाने पड़े थे, तो उसमें क्या हुआ, दाने थोड़े से फूलकर उनके आकार में हल्का सा परिवर्तन आया था, यानी कि वो दाने थोड़े से फूल करके बड़े हुए। दूसरी कटोरी के अंदर भी क्या हुआ, उसमें भी थोड़े से क्या हुए, दाने फूल करके थोड़े से बड़े हुए थे। और तीसरी कटोरी में इसमें अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। वापस अपन देखते हैं तीसरे दिन क्या हुआ था। तीसरे दिन देखिए जैसे कि पहली कटोरी था, पानी था और दाने थे, तो उसमें क्या है कि उसके आकार बढ़ने लगा, उनका आकार बढ़ने लगा। इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी उनका आकार कुछ बढ़ने लगा था, इसमें भी आकार बढ़ने लगा था, और इसके में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं आया। इसमें आकार भी बढ़ा और थोड़े थोड़े अंकुरण भी हुए, यानी कि वो दाना थोड़ा सा फटने लग गया था, फट गया था। ठीक है, चौथे दिन हम देखते हैं कि इसका आकार क्या है, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। आकार क्या हुआ, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है। और इसका आकार क्या है, इसमें से क्या है कि वो सफेद सफेद जो रेशे निकलते, मैंने आपको बताया था धागे के समान, वो रेशे निकलने लग गए थे, दानों के अंदर से रेशे निकलने लग गए थे, और इस वाली में कोई भी परिवर्तन नहीं आया।